स्वागत है। आज हम उस सवाल की तह तक जाएंगे जो शायद नौकरी पेशा जिंदगी के हर पड़ाव पर दिमाग में घूमता रहता है। रिटायरमेंट के लिए जो पैसा जोड़ा है उसका आखिर करना क्या है? और ये सवाल सिर्फ नंबरों का नहीं है। ये आने वाले 20, 30 या शायद 40 सालों की आज़ादी और सुरक्षा का सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल। और इसी बड़े सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमारे पास लक्ष्मीकांत की किताब द ब्लूप्रिंट फॉर इन्फ्लेशन प्रूफ रिटायरमेंट इनकम के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्से हैं। ये किताब उस एक आम धारणा पर सीधा हमला करती है जिसे हम सब सच मानते आए हैं। वही कि रिटायरमेंट का पैसा बैंक में रखकर ब्याज से जिंदगी आराम से कट जाएगी। हाँ, बिल्कुल लगता है कि बस सब सेट है। हाँ, और किताब का सबसे बड़ा तर्क यही है कि जो रास्ता सबसे ज्यादा सुरक्षित और आसान दिखता है, असल में वही सबसे खतरनाक खाई की तरफ ले जा सकता है। रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आमदनी भी बनी रहे और उस आमदनी को महंगाई की दीमक चाट न जाए। एकदम सही, क्योंकि असली चुनौती पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि उस जमा किए हुए पैसे को इस तरह इस्तेमाल करना है कि वो आपसे ज्यादा लंबा जिए। वाह, किताब का मूल सिद्धांत ही यही है। द बिगेस्ट रिस्क इज टेकिंग नो रिस्क एट ऑल। हम देखेंगे कि कैसे महंगाई, जिसे किताब में साइलेंट किलर कहा गया है, वो चुपचाप हमारे सालों की मेहनत की कमाई को खोखला कर देती है। चलिए इसी साइलेंट किलर से शुरुआत करते हैं। किताब में एक उदाहरण दिया गया है जो शायद हम सब ने अपने किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के साथ होते देखा होगा। मान लीजिए कोई रिटायर होता है और उसके पास 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस है। सुनने में तो ये बहुत बड़ी रकम लगती है। बहुत बड़ी रकम है, इसमें कोई शक नहीं। और ऐसे में एक आम इंसान का पहला कदम क्या होता है? वो उस पूरे पैसों को उठाकर किसी सुरक्षित जगह पर रख देता है। हाँ, जैसे बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS। हाँ, ताकि कोई जोखिम ना हो और इससे उन्हें हर महीने मान लीजिए 55 से 60 हजार रुपए की एक फिक्स्ड इनकम आने लगती है। कागज पर तो सब सही लगता है, 60,000 महीना, घर का खर्च आराम से चल जाएगा, चैन की नींद आएगी। हाँ, बस यहीं पर किताब एक लाल झंडी दिखाती है। वो कहती है कि आपकी आमदनी तो फिक्स हो गई, लेकिन क्या आपके खर्चे फिक्स हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब्जी, दूध, बिजली का बिल, डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिसका दाम साल दर साल बढ़ता ना हो। और यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। किताब इसे आंकड़ों से समझाती है। आज जो आपका मासिक खर्च 60,000 रुपए है, वो 7% की औसत महंगाई दर से सिर्फ 5 साल बाद 5 साल में ही? हाँ, सिर्फ 5 साल में 84,000 रुपए हो जाएगा। और 10 साल बाद यही खर्च बढ़कर 1,20,000 रुपए महीने तक पहुंच जाएगा। ओ, लेकिन आमदनी तो तब भी 60,000 रुपए ही रहेगी। मतलब हर महीने 60,000 रुपए का घाटा। तो ये जो बढ़ता हुआ फासला है, इसे लोग भरते कहाँ से हैं? यही तो सबसे दुखद हिस्सा है। वो अपनी असल जमा पूंजी यानी उस 1 करोड़ रुपए में से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। अच्छा। हर महीने थोड़ा थोड़ा करके, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, महंगाई सिर्फ आपके खर्च नहीं बढ़ाती, वो आपके पैसे की कीमत भी घटा देती है। इसे परचेजिंग पावर इरोजन कहते हैं। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। देखिए, महंगाई एक दीमक की तरह है जो आपके पैसों के फर्नीचर को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। वाह, क्या उदाहरण है। बाहर से सब कुछ ठोस और बढ़िया लगता है, पर एक दिन वो ढह जाता है। आज का 1 करोड़ 10 साल बाद असल में 50 लाख की कीमत का ही रह जाता है। आपकी आमदनी आधी नहीं हुई, लेकिन उस आमदनी से सामान खरीदने की आपकी ताकत आधी हो गई। मतलब सिर्फ सुरक्षित योजनाओं पर टिके रहना ऐसा है जैसे एक ऐसी नाव में बैठना जिसमें धीरे धीरे सुराख हो रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर एफडी और SCS जैसी सुरक्षित जगह भी खतरनाक हैं, तो एक रिटायर हुआ इंसान जाए तो जाए कहाँ? किताब इसका एक बहुत ही लॉजिकल और असरदार समाधान देती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक बुनियादी वित्तीय सिद्धांत है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और वो क्या है? वो है एसेट एलोकेशन, यानी अपनी पूंजी को सिर्फ एक टोकरी में नहीं बल्कि सही अनुपात में अलग अलग टोकरियों में बांटना। एसेट एलोकेशन यानी कुछ पैसा सुरक्षा के लिए और कुछ पैसा ग्रोथ के लिए। लेकिन रिटायरमेंट के बाद ग्रोथ या बढ़त की बात करना थोड़ा डरावना नहीं लगता? उस उम्र में तो लोग जोखिम से बचना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा मानसिक अवरोध है जिसे किताब तोड़ने की कोशिश करती है।
वो कहती है कि रिटायरमेंट के बाद भी आपकी जमा पूंजी का कम से कम 40-50% हिस्सा इक्विटी में होना चाहिए। इक्विटी में मतलब शेयर बाजार से जुड़े म्यूचुअल फंड में? हाँ बिल्कुल। 1 मिनट, 50% रिटायरमेंट के बाद, ये तो सुनने में ही बहुत जोखिम भरा लगता है। मान लीजिए किसी के रिटायर होते ही 2008 जैसा मार्केट क्रैश हो गया, तब तो उनकी सारी जिंदगी की कमाई और प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। बहुत ही वाजिब सवाल है और यही डर लोगों को इक्विटी से दूर रखता है। लेकिन इसका जवाब किताब की रणनीति के दूसरे हिस्से में है। देखिए, इक्विटी का काम है आपकी पूंजी को महंगाई से तेज दौड़ाना। अच्छा, लंबे समय में सिर्फ इक्विटी ही 8-10% से ज्यादा का रिटर्न दे सकती है, जो महंगाई को मात देने के लिए जरूरी है। ये आपके पोर्टफोलियो का ग्रोथ इंजन है। ठीक है। अब आते हैं आपके सवाल पर, अगर बाजार गिर गया तो क्या होगा? हाँ, असली चिंता तो वही है। इसीलिए बाकी का 50-60% पैसा फिक्स्ड इनकम में रखा जाता है। जैसे SCSS या पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। बाजार में सुनामी आती है तो ये हिस्सा आपकी नाव को डूबने से बचाता है। ये आपको वो मानसिक शांति देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक तय आमदनी तो घर आ ही रही है। तो 1 करोड़ के कॉर्पस में से 50 लाख इक्विटी में और 50 लाख फिक्स्ड इनकम में, ये संतुलन ही आपको बचाता है। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट है, ग्रोथ इंजन के साथ साथ एक इमरजेंसी ब्रेक भी है। बिल्कुल। फिक्स्ड इनकम वाला हिस्सा आपको वो हिम्मत देता है कि आप बाजार गिरने पर घबराकर अपने इक्विटी फंड्स को नुकसान में न बेचें। सही बात है। आपको पता है कि आपके अगले कुछ सालों के खर्चे सुरक्षित हैं और तब तक बाजार को संभलने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। पोर्टफोलियो तो बन गया जिसमें ग्रोथ भी है और सिक्योरिटी भी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इससे हर महीने एक जैसी एक फिक्स्ड इनकम कैसे मिलेगी? क्योंकि म्यूचुअल फंड से तो हर महीने एक जैसा पैसा नहीं आता, और फिक्स्ड इनकम वाला हिस्सा तो सिर्फ आधे खर्चों के लिए काफी होगा। शानदार सवाल। और यहीं पर किताब एक बहुत ही स्मार्ट टूल का जिक्र करती है जिसका नाम है SWP। SWP? सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। ये रिटायरमेंट में नियमित आय का शायद सबसे कारगर तरीका है। SWP? मैंने SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में तो सुना है, जिसमें हम हर महीने पैसा जमा करते हैं। तो क्या SWP उसका ठीक उल्टा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। SIP में आप हर महीने किश्त भरते हैं, SWP में आप हर महीने किश्त निकालते हैं। अच्छा। इसमें होता यह है कि आप अपना एक मुश्त पैसा, मान लीजिए वो 50 लाख जो इक्विटी फंड में डाले थे, उसमें लगा देते हैं। फिर आप उस म्यूचुअल फंड कंपनी को निर्देश देते हैं कि वो हर महीने एक तय रकम, जैसे 40,000 रुपए, आपके बैंक खाते में भेज दे। ये तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन ये सीधे फंड से डिविडेंड लेने या जरूरत पड़ने पर यूनिट्स बेचने से बेहतर कैसे है? इसके 3 बहुत बड़े फायदे हैं जो किताब में बताए गए हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा, आपकी आमदनी फिक्स हो जाती है। ओके। बाजार चाहे 30% ऊपर जाए या 20% नीचे, आपके बैंक खाते में हर महीने ठीक 40,000 रुपए ही आएंगे। इससे बजट बनाना और खर्चे चलाना बहुत आसान हो जाता है, जो रिटायरमेंट में सबसे जरूरी है। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है, कोई अनिश्चितता नहीं। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा है कि डिविडेंड पर निर्भरता खत्म हो जाती है। आपको इस बात का इंतजार नहीं करना पड़ता है कि फंड कब डिविडेंड देगा और कितना देगा। आपकी आमदनी पूरी तरह आपके कंट्रोल में होती है। और तीसरा फायदा, जो सबसे कम लोग जानते हैं, वो है टैक्स में जबरदस्त बचत। अरे वाह! SWP में टैक्स की भी बचत होती है। ये बात तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगी। वो कैसे? जब आप SWP से पैसा निकालते हैं तो इनकम टैक्स कानून के मुताबिक उसका एक बड़ा हिस्सा आपका मूलधन मतलब प्रिंसिपल माना जाता है, न कि मुनाफा। अच्छा, गेन नहीं। हाँ, और आपके अपने मूलधन पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसलिए शुरुआत के कई सालों तक आपका टैक्स या तो शून्य होता है या बहुत ही कम लगता है। इससे आपकी इन हैंड इनकम बढ़ जाती है। मतलब ये तो डबल फायदा है। एक तरफ तो नियमित आमदनी मिल रही है और दूसरी तरफ टैक्स भी बच रहा है। लेकिन इसमें खतरा भी तो हो सकता है। क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हर महीने इतना पैसा निकालने की हमारी असल पूंजी ही जल्दी खत्म हो जाए? आपने सबसे जरूरी सवाल पूछा है और किताब में इसके लिए एक सुनहरा नियम बताया गया है। आपकी सालाना निकासी मतलब एनुअल विड्रॉल आपके कुल कॉर्पस के 4-5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 4 से 5%? हाँ, अगर हम इसे महीने में देखें तो ये 0.4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 1 करोड़ के कॉर्पस पर 40,000 रुपए प्रति माह। ठीक है, 4% का नियम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा पोर्टफोलियो
साल में मान लीजिए 8-10% की दर से बढ़ रहा है और हम सिर्फ 4-5% निकाल रहे हैं। तो आपका पैसा खर्च होने के बावजूद भी बढ़ता रहेगा। अरे वाह! आप जितना निकाल रहे हैं, आपका पैसा उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इसी को कंपाउंडिंग की ताकत कहते हैं। और यही ताकत ये सुनिश्चित करती है कि आपका कॉर्पस लंबे समय तक, शायद जिंदगी भर, आपका साथ निभाए। ये रणनीति तो काफी ठोस लग रही है। लेकिन एक और चीज है जो लोग रिटायरमेंट के लिए बहुत पसंद करते हैं, पेंशन प्लान या एन्युइटी। हाँ, एन्युइटी। एक मुश्त पैसा बीमा कंपनी को दे दो और जिंदगी भर की पेंशन की गारंटी ले लो। लेकिन किताब इस पर एक अलग ही राय रखती है। हाँ, और ये राय कई लोगों को चौंका सकती है। किताब साफ तौर पे कहती है कि ज्यादातर एन्युइटी प्लान से बचना चाहिए। बचना चाहिए? ये तो पारंपरिक सोच के बिल्कुल खिलाफ है। बीमा कंपनियों और बैंक्स तो इसे रिटायरमेंट का सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं। बिल्कुल। मेरे एक रिश्तेदार ने तो एन्युइटी ली है और वो बहुत खुश है। उन्हें हर महीने एक तय पेंशन मिलती है, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। इस मानसिक शांति की भी तो कोई कीमत होती है ना? आपकी बात बिल्कुल सही है। मानसिक शांति अनमोल है। लेकिन किताब ये सवाल उठाती है कि क्या ये शांति बहुत ज्यादा कीमत पर तो नहीं आ रही है? मतलब? इसके पीछे 3 ठोस कारण दिए गए हैं। पहला कारण है बेहद कम रिटर्न। एन्युइटी में रिटर्न अक्सर 5 से 6% के बीच ही होता है, जो महंगाई को भी मात नहीं दे पाता। एग्जैक्टली। हम घूम फिर के वापस उसी महंगाई वाली समस्या पर आ गए। आपकी पेंशन तो फिक्स हो गई, लेकिन उसकी खरीदने की ताकत हर साल कम होती जा रही है। दूसरा बड़ा कारण जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो ये है कि कई योजनाओं में पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के बाद जमा किया गया पैसा परिवार को वापस नहीं मिलता। वो पैसा बीमा कंपनी का हो जाता है। सोचिए, आपने जो 1 करोड़ रुपए जमा किए, वो आपके बाद आपके परिवार के किसी काम नहीं आए। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। और तीसरा कारण है जीरो फ्लेक्सिबिलिटी। पैसा पूरी तरह से लॉक हो जाता है। आप उसे किसी भी इमरजेंसी, जैसे किसी बड़ी मेडिकल जरूरत के लिए निकाल ही नहीं सकते। आपका अपना पैसा आपके ही कंट्रोल से बाहर हो जाता है। हाँ, किताब कहती है कि एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में कॉर्पस का कुछ हिस्सा एन्युइटी में डालना अनिवार्य है, लेकिन वो भी सलाह देती है कि इस अनिवार्यता को जितना हो सके उतनी देर तक टालें। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो लक्ष्मीकांत की किताब के हिसाब से एक महंगाई प्रूफ रिटायरमेंट इनकम का ब्लूप्रिंट क्या है? सार ये है कि रिटायरमेंट एक 2020 मैच नहीं, बल्कि एक लंबी टेस्ट पारी है। सही बात है। और इसके लिए आपको आक्रामक शॉट भी खेलने होंगे और डिफेंस भी मजबूत रखना होगा। सिर्फ डिफेंसिव खेलने से आप महंगाई से हार जाएंगे। तो पहला कदम हुआ कि अपनी पूंजी को सिर्फ सुरक्षित योजनाओं में पार्क ना करें, उसे इक्विटी और डेट में समझदारी से बांटें। हाँ, ताकि ग्रोथ का इंजन भी चलता रहे और सुरक्षा का कवच भी बना रहे। फिर नियमित आय के लिए डिविडेंड के भरोसे ना बैठकर SWP जैसे स्मार्ट और टैक्स एफिशिएंट टूल का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी बात, हर साल अपने पोर्टफोलियो का हेल्थ चेकअप जरूर करें। देखें कि क्या सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है या नहीं। और शायद इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक, जो किताब का निष्कर्ष भी है, सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना। बिल्कुल, ये लाइन इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। अगर सारा पैसा सिर्फ इसलिए बैंक में रख दिया जाए कि वो सुरक्षित रहे, तो महंगाई ये पक्का कर देगी कि आपका भविष्य असुरक्षित हो जाए। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए सोचे समझे और नियंत्रित जोखिम वाली सही रणनीति अपनाना ही एकमात्र रास्ता है। ये पूरी बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। ये स्रोत हमें एक स्थिर यानी स्टैटिक वित्तीय योजना के बजाय एक गतिशील यानी डायनामिक योजना बनाने के लिए कह रहे हैं। हाँ, एक ऐसी योजना जो सिर्फ पैसे को बचाती नहीं, बल्कि उसे बढ़ाती भी है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब किसी की वित्तीय रणनीति सुरक्षा से हटकर विकास पर केंद्रित हो जाती है, तो ये रिटायरमेंट के मनोविज्ञान को कैसे बदल देती है? अच्छा सवाल है। क्या ये डर की भावना को कम करके आत्मविश्वास और नियंत्रण की भावना को बढ़ाती है? इसका हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? ये गहरा सवाल है, सोचने के लिए।